आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए देहरादून की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ है। यहाँ पर एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश मौके से फरार हो गया है, तलाश उसकी जारी है। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश अनुभव त्रिपाठी वाहन चोर गिरोह का सदस्य है। यूपी में बदमाश अनुभव त्रिपाठी पर कई केस दर्ज हैं। प्रेमनगर के दरू चौक के पास ये एनकाउंटर हुआ। सत्येंद्र बर्तवाल और जानकारी देंगे। सत्येंद्र बर्तवाल, एनकाउंटर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये एक बड़ी सफलता है। ये किस तरह से ऑपरेशन पुलिस ने अंजाम दिया है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस देर रात प्रेमनगर थाना क्षेत्र इलाके में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान दो बदमाश एक गाड़ी से निकल रहे थे, तो जैसे ही पुलिस की चेकिंग देखते ही वो फरार होने लगे। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और पीछा करते ही जैसे पुलिस पीछा कर रही थी, बदमाशों ने पुलिस पे फायर छोड़ दिया। जैसे पुलिस पे फायर छोका तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। भले ही इसमें एक बदमाश जो कि अनुभव त्रिपाठी है, जिसके ऊपर बताया जा रहा है कि यूपी में कई मुकदमे दर्ज हैं और वाहन चोर गिरोह का ये एक बड़ा सरगना है और ये जिस पर गोली लगी है। वहीं पुलिस दूसरे बदमाश की अभी भी तलाश में जुटी है। वहीं पूछताछ में पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि ये दोनों बदमाश देहरादून में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन घटना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने इन्हें ढेर कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्तवाल जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, देहरादून से खबर है जहां पर आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें मलिन बस्तियों को लेकर प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकार तीसरी बार मलिन बस्तियों को लेकर प्रस्ताव ला सकती है और यह अध्यादेश 3 साल के लिए हो सकता है। इसके साथ ही आज कैबिनेट में यूसीसी नियमावली को लेकर प्रेजेंटेशन भी दी जा सकती है। सरकार कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस का भी प्रस्ताव आ सकता है। सुनील नप्रभात और जानकारी देंगे। सुनील नप्रभात, ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है, जो आज ये बैठक होने जा रही है सुबह 11 बजे, इस पर विस्तृत जानकारी दें। देखिए कंचन, आज की कैबिनेट मीटिंग में जो प्रमुख मुद्दा रहेगा और जिस पर लोगों की नजर रहेगी वो है 583 जो मलिन बस्तियां प्रदेश में हैं, जिनमें लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, उनके नियमितीकरण का मुद्दा है। सरकार 2 बार पहले भी अध्यादेश लाकर इन बस्तियों गिरने से बचा चुकी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने माना है कि ये सरकारी भूमि पर बनी हुई बस्तियां हैं, आज ये इंक्रोचमेंट है, इनको हटाया जाए। तो सरकार पूर्व में 2 बार 3-3 साल का अध्यादेश लाकर इन बस्तियों को बचा चुकी है। तो एक बार फिर से 23 अक्टूबर को अब अध्यादेश की समय सीमा समाप्त हो रही है। लिहाजा सरकार के आगे एक विकल्प था कि वो या तो इनको विनियमित करे या फिर अध्यादेश लाकर उनको फिर अगले 3 साल के लिए रिलीफ दे। तो फौरी तौर पर सरकार ने एक बार फिर निर्णय लिया है कि इनको अध्यादेश लाकर इन बस्तियों को बचाया जाएगा टूटने से। तो आज की कैबिनेट में वो प्रस्ताव आ सकता है मलिन बस्तियों से जुड़ा हुआ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आज का मुद्दा रहने वाला है। दूसरी बात, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो नियमावली, जो रूलिंग बुक बनकर तैयार हुई थी, आज कैबिनेट के सामने उसका भी प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको जल्द ही उत्तराखंड में लागू करेंगे, तो उसका एक मोटा प्रेजेंटेशन, एक मोटा खाका आज कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। और उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया होगी कि प्रदेश भर में कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी है, तो कैबिनेट की सहमति के बाद आज इस पर भी एक इस बैठक पर नजर बनाए रखिए। सुनील नप्रभात, आप फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। वहीं आपको बताएं कि केदारनाथ चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम इस लिस्ट में शामिल है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। राज्य के सभी 7 मंत्री भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, सांसद अनिल बलूनी, अजय भट्ट के साथ ही सभी सांसदों के नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। राज्य सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि राज्य निकाय चुनाव दिसंबर में होंगे। निकाय चुनाव दिसंबर में होने हैं, जो जानकारी मिल रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि दिसंबर में ही निकाय चुनाव होंगे। 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा। उत्तराखंड के निकायों का कार्यकाल करीब 1 साल पहले ही खत्म हो गया था। इसके बाद प्रशासकों के जरिए काम हो रहा है। 25 दिसंबर से पहले
निकाय चुनाव हर हालत में करने की स्थिति में होंगे, यानी कि चुनाव परिणाम 25 दिसंबर से पहले उत्तराखंड के निकायों का घोषित हो जाएगा। एकल महिलाओं के लिए राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक नई स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। इसका नाम होगा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। इसके तहत एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में स्कीम की रूपरेखा बनाने के लिए गठित की गई कैबिनेट सब कमेटी और दूसरी और अंतिम मीटिंग में मंगलवार को हुई है, जिसमें योजना का फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया है। इस योजना में विधवा, छोड़ी गई महिलाएं, किन्नर, अपराध और एसिड अटैक से पीड़ित अकेली महिलाएं या वो महिलाएं जिनके बच्चे नाबालिग हों और इसके लिए महिला का उत्तराखंड का मूल निवासी और 21 से 50 साल के बीच अनिवार्य हो। जो महिलाएं होंगी, एक तो इसका जो क्षेत्र होगा पूरा प्रदेश, यानी कि उत्तराखंड हमारा प्रदेश में जो महिलाएं यहाँ की मूल या स्थायी निवासी होंगी। दूसरा, एकल निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होगी। तो स्वरोजगार के लिए योजना होगी ये, जिस पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे आगे। सीएम धामी की नई स्कीम जिसे लॉन्च करेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं ऊखीमठ में रिटर्निंग अधिकारी ने कहा है कि उपचुनाव के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार कर ली गई हैं। कार्यालय परिसर में 100 मीटर दायरे को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा के चलते पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। अधिसूचना जारी हो गई है और हमारे द्वारा प्रारूप 1 में पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में जारी कर दिया गया है। इसके अलावा प्रेस नोट भी रिलीज कर दिया गया है और यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। पौड़ी के थलीसैंड इलाके में बंदरकोट बिरोंखाल के पास में सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है। हादसे में गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 स्कूली बच्चों ने भी लिफ्ट ली थी। हादसे में बच्चे भी घायल हो गए हैं। एक बच्चे की हालत नाजुक भी है, उसे रामनगर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को बचाया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। वहीं केदारनाथ यात्रा को लेकर यात्रियों में भारी उत्साह है। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए रिकॉर्ड 14 लाख से ज़्यादा भक्त पहुंच चुके हैं। भोलेनाथ के दर्शन के लिए हर रोज़ 12 से 13 हज़ार श्रद्धालु केदार धाम पहुँच रहे हैं। चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है और अगले महीने 4 धामों के कपाट बंद होंगे। संदीप प्रसाद और जानकारी देंगे। संदीप प्रसाद, अगले महीने कपाट बंद होने हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा रिकॉर्ड स्थापित कर लिया उत्तराखंड ने। हर साल की तुलना में देखें, इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हैं। बिल्कुल कंचन, आपको बता दें क्योंकि भगवान केदारनाथ की यात्रा काफी अहम होती है और 4 धामों की यात्रा उत्तराखंड में होती है और जो 4 धाम का पीरियड होता है वो ग्रीष्मकालीन यात्रा होती है और काफी लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचते हैं। और इसी तरह बाबा केदार की यात्रा इस बार भी चली है। 14-14.5 लाख श्रद्धालु अभी तक वहां पे दर्शन कर चुके हैं और कहीं न कहीं जो 3 नवंबर को भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने, तो कहीं अभी 10 से 12 दिन बाकी है और इस बीच भी लगभग बताया कयास लगाया जा रहा था 1 लाख से 2 लाख श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचेंगे, तो लगभग वो ये आंकड़ा 16 लाख के पार पहुंच जाएगा। तो कहीं न कहीं हमने देखा था कि जो विगत 31 जुलाई को जो आपदा आई थी उसके बाद कहीं न कहीं
कहीं यात्रा में थोड़ा रुकावट आई थी और उसके बाद जो दूसरे चरण की केदारनाथ की यात्रा है उसने खासी रफ्तार अभी पकड़ ली है। और आजकल जो यात्रा चल रही है लगभग 12 से 14 हजार श्रद्धालु प्रत्येक दिन केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार फिर से जो देखा जा रहा था, एक बार की यात्रा आपदा से कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो वहां पर कार्य किए हैं, जो NH का कार्य हुआ या सड़कों का कार्य हुआ, जो पैदल ट्रैक का कार्य हुआ, कहीं ना कहीं उसका एक फायदा ये रहा है कि अब जो दूसरी चरण की यात्रा है उसने एक तेज रफ्तार पकड़ी है। और जो आंकड़े हैं, जो रिकॉर्ड आंकड़े हैं, वो कहीं ना कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी देखने को मिल रहे हैं। जी कंचन, शुक्रिया आपका संदीप प्रसाद जी जानकारी के लिए। और आगे आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं भारतीय किसान यूनियन के तोमर गुट ने अपनी मांगों को लेकर रुड़की में एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में यूपी के भी किसान शामिल हुए। किसानों ने कहा है कि 6 अगस्त को दिए गए धरने में जिन किसानों पर केस दर्ज किया गया था उनको खत्म किया जाए, साथ ही मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण मामले में अब आंदोलनकारी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। याचिका के खिलाफ राज्य आंदोलनकारियों ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है, जिसको हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। आंदोलनकारियों की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में SLP पेंडिंग है और अगर कोर्ट इस याचिका पर कोई निर्णय नहीं देता है तो उनको भी पहले सुना जाए। कोर्ट इस मामले में अब 20 नवंबर को सुनवाई करेगा। हल्द्वानी आने वाले दिनों में बिल्कुल नए रूप में दिखाई देगा। जिला प्रशासन के स्तर पर इसकी जमीनी तैयारी रात दिन चल रही है। रिपोर्ट देखिए। यह खूबसूरत तस्वीर भले ही फिलहाल कंप्यूटर में हो, लेकिन आने वाले दिनों में कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी की यही तस्वीर होने वाली है। खूबसूरत चौराहे, खूबसूरत बिल्डिंग, बाजार के साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति की झलक, सब कुछ आपको इस शहर में दिखाई देगी। चौड़ीकरण के साथ साथ विभिन्न चौराहों को ब्यूटिफिकेशन का कार्य कर रहेगा। इसमें कुछ चीज़ें हमारी तय हो चुकी हैं, जैसा कि नरीमन चौराहा है, वहाँ पर किस तरह से हम खूबसूरत बनाएंगे ताकि जो बाहर से हमारे मेहमान आए इस ज़िले में तो उनको एक गुड फीलिंग हो। अभी हमारा जो बाउंड्री वॉल बनाई हुई हैं उसमें भी हम लोग यहाँ के कुमाऊं संस्कृति, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की झलक दिखाना चाहते हैं। दरअसल हल्द्वानी की तस्वीर और तकदीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए 2600 करोड़ रुपए के बजट से बदलने जा रही है। इसी बजट से शहर को एक नई दिशा देने की तैयारी है, जिसके लिए सीवर ड्रेनेज के साथ ही शहर के 13 बड़े चौराहों को इतना चौड़ा करने की है ताकि जाम का झाम खत्म हो जाए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खंड के स्याबा गांव के लोग सड़क की मांग को लेकर बेहद परेशान हैं। इस गांव में 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन सड़क नहीं होने की वजह से यहाँ के लोग 8 किलोमीटर जंगल के रास्ते से हर दिन सुबह शाम गुजरना इनको पड़ता है। यहाँ सड़क 6 किलोमीटर पहले कट चुकी है, केवल 1.5 किलोमीटर सड़क कटनी बाकी है, लेकिन मामला इको सेंसिटिव जोन का होने की वजह से पर्यावरणविदों की शिकायत के कारण अटका पड़ा है, जिसके चलते 6 किलोमीटर रोड को बारिश में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। लोग अब जल्द सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन से सबसे ये अनुरोध करूंगी कि इस गांव के लिए कुछ न कुछ सोचे और रोड का निर्माण हो जल्दी से जल्दी हो जाए। देखो इस गांव के रोड पे हम इतने गदेरों से, इतनी मतलब धारों से हम गुजर रहे हैं कि इस गांव के लिए कुछ न कुछ रोड का जरूर होना है। मैं भी सारे जितने हमारे मेरे साथ जितने भी हमारे विकास खंड के जितने भी प्रतिनिधि आ रखे थे उन सारे मिलकर के हमने ये कल ये कहा कि हम सारी स्याबा की रोड के लिए आगे लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे स्याबा रोड पहुंचे। उद्यान विभाग यानी कि हॉर्टिकल्चर, इस विभाग में घोटाले की सीबीआई जांच चल रही है।
प्रधानमंत्री ने किसानों को बड़े बड़े वादे किए हैं, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात की है और सुधार का प्रयास किया जाएगा, ये भी कहा है। देखिए रिपोर्ट। उद्यान से जुड़े किसान मंगलवार को देहरादून के एक होटल में जुटे तो किसानों ने एक के बाद एक सवालों की बौछार कर दी और ज्यादातर किसानों की शिकायत सही थी। मसलन विभाग में कोई साइंटिस्ट नहीं है जो बता सके कि क्या सही है और क्या गलत। बिना काम के मार्केटिंग बोर्ड का क्या काम, सिर्फ सेब की मार्केटिंग के लिए बोर्ड का क्या काम। स्कीम वही चलाएं जिसमें बजट हो। खेती की मशीनें तय वेंडर महंगी क्यों बेच रहे हैं। सवाल उठे तो उद्यान मंत्री को जवाब देना पड़ा तो लगे हाथ मंत्री जी ने 2-4 फैसले ले लिए। किसानों का बकाया भुगतान 22 नवंबर तक हो जाएगा, ये मुद्दा न्यूज़ 18 ने उठाया था। तय रेट से ज्यादा पर मशीनें बेचने वाली फर्म 1 हफ्ते में हटाई जाए। मंत्री ने माना कि इसमें करप्शन है। दूसरे राज्य से पौधे खरीदने से पहले राज्य की 145 नर्सरी से पौधे खरीदे जाएं। 14 जनवरी तक 9 साइंटिस्ट के साथ चौबटिया में रिसर्च सेंटर शुरू होगा। जो किसानों को हम कृषि यंत्र खेती के लिए देते हैं, जो संस्थान पैनल पर हैं, वो मार्केट से महंगा सामान उनको दे रहे हैं। मैंने तुरंत अपने डीजी को कहा कि 1 हफ्ते के अंदर सारे जो पैनलिस्ट हैं रिजेक्ट किए जाएं। जहां से किसान की मर्जी होगी वहां से वो यंत्र खरीदेगा और उसकी सब्सिडी हम देंगे। मंत्री गणेश जोशी ने किसानों को भला करने का भरोसा दिया, लेकिन उद्यान विभाग का इतिहास देखते हुए किसानों को बदलाव की उम्मीद कम है। ऑनलाइन वही मशीनें जो हैं सस्ती मिल रही हैं, तो हम जो मार्केट में सस्ता मिल रहा है और विभाग में वो ओवर प्राइस्ड है, ऐसा क्यों? और उसपे हम मतलब 1 लाख पे हम अगर 80% सब्सिडी हमें मिल रही है और अगर हम 70,000 पे 80% सब्सिडी लीजिए, गवर्नमेंट का भी फायदा, किसान का भी फायदा, तो बिचौलियों को बीच में क्यों रखा? और हमारे किसान तो अभी पीएच नहीं समझ पा रहे, तो पीजीआर कहाँ समझेंगे? कम से कम वो चीजें जहां आम किसान को फायदा मिल जाए, उसके ऊपर सरकार का बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं। और हम बार बार इनका ध्यान इस ओर लेके जाते, लेकिन आज भी उन्होंने कुछ उस पर कहा नहीं। बिल्कुल ढुलमुल जवाब था कि क्या योजनाएं, कुछ नहीं, सिवाय सेब के इन्होंने दूसरे किसी फल को नहीं पकड़ा। उद्यान विभाग में मौजूदा महानिदेशक और निदेशक को छोड़ दें तो बाकी अफसर शुरुआत से इस विभाग में हैं और यहीं से रिटायर होंगे। लेकिन मंत्री जी की बातों से साफ है कि ऐसे अफसरों का ध्यान काम से ज्यादा कमीशन पर है। तो सोचिए किसानों के बारे में कौन सोचेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कोटद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। लाल बत्ती चौक पर अवैध कब्जा कर बनाई गई सब्जी की दुकानों पर प्रशासन की ओर से जेसीबी चलाया गया। चौराहे के किनारे कब्जा कर बनाई गई दुकानों को लंबे समय से खाली करने के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों की ओर से कब्जे खाली नहीं किए गए, जिसके बाद तहसीलदार की मौजूदगी में अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। अब खाली की गई ज़मीन सरकारी गाड़ियां यहां पर खड़ी की जाएंगी, जिससे दोबारा से कब्जा ना किया जा सके। हमारे द्वारा यहाँ कोटद्वार मार्केट में जो अतिक्रमण है उसको हटाया गया है। कई बार पूर्व में भी निर्देशित किया गया है, जिसके बाद भी इनके द्वारा कई बार इसमें अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिससे पब्लिक को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आइए फटाफट अंदाज में देखिए पहाड़ टॉप 10। उत्तरकाशी में पुलिस ने स्मैक के साथ 2 नेपाली तस्करों को गिरफ्तार किया है। पीआरडी जवानों ने पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया है और कहा है कि प्रशिक्षित पीआरडी जवानों को कई विभागों से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले में जिला विकास प्राधिकरण समाप्त करने की मांग को लेकर सालों से आंदोलन चल रहा है। संघर्ष समिति ने कहा है कि सरकार लोगों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। पिथौरागढ़ में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। रुद्रप्रयाग में राज्य स्तरीय बालक वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई है, जिसमें राज्य भर से 500 से ज्यादा छात्र शामिल हुए।
बागेश्वर के डीएम ने कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है और अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया है। हरिद्वार में 26 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ आने का दावा किया गया है। बागेश्वर में नमामि गंगे स्वच्छता की सेवा कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया। टिहरी झील में नए वोटिंग पॉइंट के लिए लॉटरी प्रक्रिया में लाइसेंस बांटे गए हैं। 3 दिन वोटिंग पॉइंट के लिए 23 लाइसेंस को बांटा गया। और अल्मोड़ा दुग्ध संघ ने पहाड़ी खोए की बाल मिठाई और चॉकलेट बाजार में उतारी है। दिवाली में इस मिठाई को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है।